नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ 12 और 13 फरवरी 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर एमसीक्यू। दोस्तों यह क्लास जो है आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर जो मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन लाता है। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लासेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्तों, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि सीपीआई 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों भारत जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि सीपीआई 2025 में यह 91वें स्थान पे रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। यह दोस्तों 2025 का सूचकांक है और इसे 2026 में जारी किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आइए दोस्तों जानते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बात करें दोस्तों तो ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है यह कौन जारी करता है? तो आपको याद रखना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, और यह जर्मनी की संस्था है जो यह भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करता है। ठीक। बात करें दोस्तों तो भारत की रैंक जो है इस साल 2025 में क्या रही है? तो आपको याद रखना है 91, 91वां स्थान रहा है भारत का। ठीक है। और इसका जो स्कोर रहा है भारत का कुल कितना रहा है 2025 में? तो आपको याद रखना है 39 स्कोर के साथ 91वें स्थान पे भारत है। और वहीं बात करें दोस्तों 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो आपको ये भी याद रखना है 96वां स्थान था 2024 में। ठीक। बात करें दोस्तों तो इस सूचकांक में कितने देश शामिल किए गए हैं? तो आपको याद रखना है 182 देश शामिल किए गए हैं। 182 देशों में जो भारत की स्थान है वो 91वां स्थान प्राप्त हुआ है। बात करें दोस्तों टॉप 3 शीर्ष देश कौन से रहे हैं इस सूचकांक में? तो आपको याद रखना है पहले नंबर पे डेनमार्क रहा है और यह इसका स्कोर जो है 89 स्कोर के साथ में पहले नंबर पर रहा है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों फिनलैंड, इसका जो स्कोर है 88 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं बात करें तीसरे स्थान पर तो सिंगापुर है, इसे 84 स्कोर मिला है इस सूचकांक में। बात करें दोस्तों जो सबसे निचले देश कौन से रहे हैं इस सूचकांक में? तो आपको याद रखना है सोमालिया और सूडान जो है 2025 धारणा सूचकांक में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 9 स्कोर के साथ 181वें स्थान पर रहे हैं सोमालिया और सूडान। बात करें दोस्तों तो स्कोर प्रणाली या कैसा यह सूचकांक किस तरह से मापा जाता है? तो इसमें दोस्तों 0 से 100 नंबर तक पैमाने पर मूल्यांकन किया जाता है, यह आपको याद रखना है। तो ये मान लीजिए कि जैसे किसी देश को 0 स्कोर मिला है, तो वह सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश कहला माना जाएगा, ठीक है? इस सूचकांक के अंतर्गत। और अगर जो मान लीजिए किसी देश का जो 100 स्कोर है, तो वह सबसे साफ-सुथरा देश यानी कि उसमें भ्रष्ट देश वो नहीं है, ठीक? तो ये कुछ सूचकांक है इसके बारे में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है? वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में भारत का पहला बुजुर्ग बजट किस राज्य ने घोषित किया है? तो दोस्तों अभी वित्त वर्ष 2026-27 में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल राज्य ने है जो भारत का पहला जो है बुजुर्ग बजट या सीनियर सिटीजन बजट वो जो है केरल राज्य ने प्रस्तुत किया है। ठीक। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केरल के वित्त मंत्री के एन बाला गोपाल जी ने 29 जनवरी 2026 को राज्य बजट पेश करते समय इस ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है। ठीक है। तो दोस्तों जो केरल के वित्त मंत्री हैं के एन बाल गोपाल जी, ठीक है, इन्होंने 29 जनवरी 2026 को राज्य बजट पेश किया जिसमें इन्होंने यह ऐतिहासिक पहल की घोषणा की है। ठीक। बुजुर्गों के कल्याण के लिए कुल 46,236.52 करोड़ के बजट आवंटन का प्रावधान किया गया है। तो कितना बजट पे बुजुर्ग बजट
कितना वो किया गया है, तो आपको याद रखना है 46,236.52 करोड़। ठीक, यह राशि राज्य के कुल बजट का 19.07% है। ठीक, तो यह जो कुल राज्य का बजट जो है, कुल बजट का जो है 19.07% जो है रहा है। केरल भारत का पहला राज्य है जिसने बुजुर्गों के लिए बुजुर्ग बजट पेश किया है। ठीक, तो ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह ऐतिहासिक पल है, किसी राज्य ने पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है। ठीक, सीनियर सिटीजन बजट पेश किया है, तो आपको ये भी याद रखना है केरल राज्य जो है बन गया है पहला बुजुर्ग बजट पेश करने वाला। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों अभी बर्ड एटलस जो है प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। गोवा बन गया है बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गोवा ने 7 फरवरी 2026 को वालपई में आयोजित 9वें बर्ड फेस्टिवल के दौरान ये एटलस जारी किया। तो दोस्तों कब जारी किया गया है? तो आपको याद रखना है 9वें बर्ड फेस्टिवल के दौरान यह जो है बर्ड एटलस जारी किया गया है। बात करें दोस्तों तो 9वें जो बर्ड फेस्टिवल हुआ है उसकी थीम क्या थी? तो आपको याद रखना है मैजेस्टिक महादेई। इस जो है इस फेस्टिवल का थीम रहा है जो महादेई नदी बेसिन की जैव विविधता पर केंद्रित थे। महोत्सव का उद्घाटन जो है गोवा सरकार के मुख्य सचिव और प्रधान सचिव वन वन विभाग के प्रधान सचिव हैं ये सी कंडा वेलू ने इस महोत्सव का उद्घाटन किया है। गोवा से पहले जो है दोस्तों केरल ने बर्ड एटलस जो है जारी किया था। तो ये भी आपको याद रखना है, गोवा से पहले जो है कौन सा राज्य बर्ड एटलस जारी किया था? तो आपको याद रखना है केरल। ठीक, और दूसरा दूसरा कौन सा राज्य बन गया है? गोवा बन गया है दूसरा राज्य बर्ड एटलस जारी करने वाला। ठीक, अब बात हो रही है दोस्तों गोवा की, तो आइए गोवा के बारे में कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ गोवा के बारे में। तो गोवा की दोस्तों राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है गोवा की राजधानी है पणजी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई थी। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो है कोंकणी, जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है। ठीक, यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं अशोक गजपति राजू। अशोक गजपति राजू जो हैं गोवा के वर्तमान राज्यपाल हैं। वहीं बात करें दोस्तों गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है श्री प्रमोद सावंत जो हैं गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। बात करें दोस्तों गोवा के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है गोवा के पड़ोसी राज्य हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है? वित्त वर्ष 2026 और 27 के उत्तर प्रदेश के बजट में चिकित्सा और शिक्षा के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो दोस्तों अभी पूछा है उत्तर प्रदेश के बजट में चिकित्सा और शिक्षा के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14,997 करोड़। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14,997 करोड़ जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने चिकित्सा और शिक्षा के लिए बजट प्रस्तावित किया है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जो हैं सुरेश खन्ना जी ने विधानसभा में 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। कितने का बजट पेश किया है? कुल 9.12 लाख करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया है। ठीक, और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? तो आपको याद रखना है सुरेश खन्ना जो है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, इन्होंने ही यह बजट पेश किया है। यह बजट जो है पिछले साल की तुलना में 12.2% अधिक है। ठीक, तो पिछले साल जो बजट पेश हुआ था उससे यह 12.2% जो है कुल बजट से अधिक है। ठीक, बजट में चिकित्सा और शिक्षा के लिए 14,997 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बात हो रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो आइए उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसकी राजधानी क्या है? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो हैं श्री योगी आदित्यनाथ, ये आप इनकी फोटो देख लीजिए। और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक,
तो ये थे दोस्तों, ये था हमारा इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। भारत 2026 में सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया में कौन सा सबसे मजबूत देश बन गया है? तो दोस्तों सैन्य शक्ति के मामले में भारत जो है 2026 में दुनिया का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा जो है सबसे मजबूत देश बन गया है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वही लेके आया हूँ। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार भारत सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया का चौथा सबसे मजबूत देश बन गया है। ठीक, पिछले साल भी दोस्तों जो भारत था ये चौथे ही स्थान पे था, तो ये भी आपको याद रखना है। यह रैंकिंग सैन्य संसाधन, तकनीक, मानव बल और रक्षा बजट जैसे मानकों के आधार पर तय की जाती है। ठीक, भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सक्रिय सेना है। ठीक, वहीं बात करें दोस्तों तो शीर्ष 5 देश कौन से रहे हैं इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार? तो पहले पे दोस्तों अमेरिका जो है पहले पे है, दूसरे पे है रूस, तीसरे पे चीन है और चौथे पे दोस्तों है भारत और पांचवे पे कौन है? आपको ये भी याद रखना है, दक्षिण कोरिया। ठीक, तो ये थे कुछ इस प्रश्न से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है? 11 फरवरी 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो दोस्तों अभी 11 फरवरी को इनकी जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 98वीं 98वीं जो है पुण्यतिथि मनाई गई है 11 फरवरी 2026 को। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का निधन जो है 11 फरवरी 1968 को हुआ था, ये आपको याद रखना है। उनका जन्म जो है 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ था। ठीक, आपको इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में इनका जन्म हुआ था और 25 सितंबर 1916 को। उन्होंने एकात्म मानववाद और अंत्या अंत्योदय जैसे विचारों को प्रमुखता दी। ठीक है, वर्ष 2014 में सरकार ने उनकी 98वीं जयंती के अवसर पर 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो है 2014 में सरकार ने उनकी 98वीं जयंती के अवसर पर 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित किया है। ठीक, तो ये थे दोस्तों इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है? विश्व रेडियो दिवस यानी कि वर्ल्ड रेडियो डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो यह विश्व रेडियो दिवस यानी कि 13 फरवरी आज ही के दिन यह मनाया जाता है। 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आइए दोस्तों जानते हैं वर्ल्ड रेडियो डे 2026 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्ल्ड रेडियो डे हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया। इसी दिन क्या हुआ था दोस्तों? 13 फरवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की पहली बार शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों इसी दिन यानी कि 13 फरवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की शुरुआत हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में यह वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस को यूनेस्को ने 2011 में घोषित किया और 2012 से इसे विश्व में मनाया जाने लगा। तो यूनेस्को ने जो इसे दोस्तों 2011 में यूनेस्को ने इसे जो है इस दिन को घोषित किया था। और यह पहली बार कब से मनाया जा रहा है? तो आपको याद रखना है 2012 से इसे हर साल मनाया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं वर्ल्ड रेडियो डे 2026 की थीम क्या है? तो आपको याद रखना है रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई एक उपकरण है, आवाज नहीं। ठीक, ये इस साल की थीम है। बात करें दोस्तों तो पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जो है भारत में 1 फरवरी 2004 को भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी द्वारा उद्घाटित किया गया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है वो 1 फरवरी 2004 को भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा उद्घाटित किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है?
हाल ही में भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदित्य पांड्या। आदित्य पांड्या जो है भारत के सबसे युवा पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। ठीक, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है दोस्तों आदित्य पांड्या, यही यही जो है दोस्तों एनालॉग एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं सबसे कम उम्र के। ठीक है, तो आइए इससे संबंधित कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। 17 वर्षीय आदित्य पांड्या ए स्पेस के चंद्र आवास मिशन को पूरा करने के बाद भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया है, जो ए स्पेस के चंद्र आवास मिशन को इन्होंने पूरा किया है, और यह दोस्तों इसके बाद ही दोस्तों यह सबसे कम उम्र यानी 17 वर्ष की उम्र में एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। यह मिशन जो है दोस्तों 1 फरवरी से 8 फरवरी 2026 तक कच्छ के धौलावीर में चलाया गया था। ठीक, ये भी आपको याद रखना है, गुजरात के कच्छ के धौलावीर में यह जो है मिशन चलाया गया था। ए स्पेस जो यह मिशन है, चंद्र आवास मिशन, यह मिशन ए स्पेस स्टूडियो द्वारा आयोजित किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है, यह जो मिशन है किसके द्वारा आयोजित किया गया था, ए स्पेस स्टूडियो द्वारा आयोजित किया गया था। और यह जो दोस्तों ए है वह इसरो का पंजीकृत एक स्पेस ट्यूटर है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है एनालॉग अंतरिक्ष यात्री होते कौन है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। एनालॉग अंतरिक्ष यात्री वे व्यक्ति होते हैं जो पृथ्वी पर ऐसी जगहों पर रहते हैं जो अंतरिक्ष या अन्य ग्रहों जैसे कि मंगल या चंद्रमा के वातावरण के समान होती है। वे वहां रहकर भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और तकनीक चुनौतियों का परीक्षण करते हैं। ठीक, तो ये थे दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित हुई? तो दोस्तों अभी 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप जो है 2026, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तियानजिन चीन में आयोजित हुई है। ठीक, आइए दोस्तों जानते हैं 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 के बारे में। चीन के तियानजिन में आयोजित 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक चैंपियन में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है, यह जो 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप है यह कहाँ आयोजित हुई है, चीन के शहर तियानजिन में। ठीक, ये पॉइंट आपको याद रखना है, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन किया है। चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में छठा स्थान हासिल किया है। ठीक, तो इस चैंपियनशिप में भारत का जो स्थान है पदक तालिका में वो छठा स्थान है, ये भी आपको याद रखना है। भारत ने इस प्रतियोगिता में कुल 5 पदक जीते हैं। कौन कौन से? एक स्वर्ण पदक जीता है, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं, जिससे कुल 5 पदक इस चैंपियनशिप में भारत ने जीते हैं। तेजस्वी शंकर ने पुरुषों की हेप्टाथलॉन स्पर्धा में 5,993 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों ये है यहाँ पे तेजस्वी शंकर, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है इस चैंपियनशिप में इकलौता जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों जानते हैं इस चैंपियनशिप के बारे में, पदक तालिका के बारे में। तो टॉप 3 देश कौन से रहे हैं इस पदक तालिका में? तो पहले रैंक पे है दोस्तों चीन। चीन जो है इसने 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, 12 रजत पदक और 13 कांस्य पदक जीत के कुल 35 पदक जीत के यह पहले स्थान पर रहा है इस तालिका में। वही बात करें दोस्तों, दूसरे स्थान पर कतर देश रहा है, जिसने सिर्फ 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक, और बात करें दोस्तों तो तीसरे स्थान पर कौन रहा है? जापान। जापान ने दोस्तों 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, 6 रजत पदक जीते हैं और 2 पदक कांस्य पदक जीते हैं, जिससे इनका कुल टोटल जो है 11 पदक जापान ने जीत के तीसरा स्थान इस तालिका में हासिल किया है। ठीक, और भारत ने कुल कितने जीते हैं? तो आपको याद रखना है 5 जीते हैं, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो यह तो दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, और यह दोस्तों हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। जर्मनी में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर बायोफेक्स
2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? तो दोस्तों अभी बायोफेस्ट जो है जर्मनी में आयोजित हुआ है और इसमें जो है कंट्री ऑफ द ईयर जो है किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। अपने प्यारे भारत को जो है बायोफेस्ट 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक, आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जर्मनी के नुर्नबर्ग में आयोजित जैविक उत्पादों के विश्व के अग्रणी व्यापार मेले यानी कि बायोफेस्ट 2026 में भारत को प्रतिष्ठित कंट्री ऑफ द ईयर खिताब प्रदान किया गया है। ठीक, तो दोस्तों आपको याद रखना है ये कहाँ पे आयोजित किया गया है बायोफेस्ट? तो आपको याद रखना है जर्मनी के नुर्नबर्ग में। ठीक है, यह आयोजित किया गया है। यह सम्मान 14 वर्षों के बाद वैश्विक जैविक खेती के केंद्र में भारत की वापसी का प्रतीक है। तो दोस्तों बात करें तो ये जो बायोफेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये आपको याद रखना है जर्मनी के नुनबर्ग में। और यहाँ पे इसमें जो है कंट्री ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? तो अपने प्यारे भारत को इसमें यह खिताब मिला है और यह 14 वर्षों के बाद यह खिताब मिला है। ठीक, बायोफेस्ट 2026 का जो आयोजन है वो 10 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है जो बायोफेस्ट है इसका जो आयोजन है ये 10 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।